नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। मैं इस समय पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय के पास बैठा हूं, जो कश्मीर में बीएसएफ को कमांड कर चुके हैं। वहां डीआईजी थे और तब वो थे जब वहां कश्मीर में आतंकवाद बहुत जोरों पे था। लगभग 93-94 का वो समय था। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो कश्मीर में उस समय की स्थिति थी और अगर हम आज उसकी तुलना करते हैं तो वो क्या अंतर पाते हैं और ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस में क्या बदलाव आया, ये बहुत ही करीबी से जानते हैं विभूति जी। तो आइए मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आप कश्मीर में थे तो वहाँ एक जो स्थिति थी, ज़रा हमारी जनता को बताइए कि 1993-94 की कश्मीर की वास्तविक स्थिति क्या थी। देखिए, मैं जनवरी 1993 में श्रीनगर पहुंचा तो उस समय तो आग लगी हुई थी। उस समय तो जितनी भयानक लड़ाई चल रही थी उसकी आज कल्पना करके ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उस समय तो एक सिविल वार जैसी स्थिति थी और लेकिन वो धीरे 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 पिछले 10-12 सालों में उस पर काबू पाया गया और अब तो लगभग नॉर्मलसी आ गई है। अब इधर काफ़ी दिनों से, कई सालों से मैं नहीं गया, लेकिन अखबारों में पढ़ के या जो अफसर वहाँ पर इस समय डिप्लॉयड हैं कई बार वो मिल जाते हैं, उनसे बात करके, और टूरिस्ट एक दो मेरे परिचित वहाँ पे अभी गए, उनसे मैं पूछता रहता हूँ। तो अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टूरिज़्म बढ़ा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले साल टूरिस्ट के तौर पे गए हैं। आज की हालत से अब उस समय की तुलना नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा है, देखिए 2 चीज़ें हुई। एक तो इसमें कोई शक नहीं था कि हम लाख कहते रहें, लेकिन वो लगभग युद्ध जैसी स्थिति थी। तो युद्ध अपनी शर्तों पर लड़ा जाता है। आपके सामने एक दुश्मन होता है और आप का पूरा जोर इस पे होता है कि उस दुश्मन को आप बर्बाद करें। अगर उस दुश्मन के साथ आप 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चलेंगे तो नहीं। या तो फिर मुझे हर बार ये लगता था कि भाई या तो भारतीय राज्य ये इतना प्राउड डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाए कि वो कहे नहीं नहीं ठीक है, चलो जनता का एक तबका अगर उसके पास बहुमत है, वो नहीं चाहता कि भारत में रहे तो उसे जाने दें। लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता था, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हम सोच करके भी हमें दहशत होगी कि देश में बाकी जगहों पर क्या असर होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो जो हमारा सेकुलरिज्म का पूरा फैब्रिक ही टूट जाएगा। हमने कहा था कि हिंदू मुसलमान 2 नेशन नहीं है, साथ रह सकते हैं। तो अगर कश्मीर का एक तबका सिर्फ धर्म के आधार पर वोट दे और कहे कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे तो बाकी हिंदुस्तान में समस्या होगी। जो 2 नेशन थ्योरी है उसको वैधता हासिल होगी। सर, जब आप कश्मीर में थे उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, मुझे लगता है नरसिम्हा राव की सरकार थी वहाँ पे, और उस सरकार के रहते हुए या उसके पीछे सरकार के रहते हुए जो कश्मीर में पुलिसिंग या पॉलिटिकल लेवल पे होना चाहिए था, क्या आपको कहीं उसमें कमी नज़र आ रही थी? नहीं, वहाँ वही मैंने आपसे कहा ना कि हम ये स्वीकार अगर हम कर पाते कि हम एक लड़ाई में फंसे हुए हैं और इस लड़ाई के अपने, हर लड़ाई के अपने उसूल होते हैं। अगर हम यही नहीं मानेंगे कि हम लड़ाई में हैं, इन्वॉल्व हैं, तो हम उन उसूलों को कैसे पालन करेंगे। मसलन आप देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम की एक संस्था थी ना, जिसके नेता खुलेआम भारत विरोधी भाषण देते थे, बयान जारी करते थे, सड़कों पर निकल के बंद कराते थे। और अब तो ये कई उस ज़माने में जो अधिकारी वहाँ रहे हैं उन्होंने अपने संस्मरण लिखे, उनसे साबित हो गया कि हमारी एजेंसियाँ उन बड़े नेताओं का, सलाहुद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ था, सलाहुद्दीन के बेटों का मेडिकल में हम एडमिशन करा रहे थे। जो हुर्रियत के चेयरमैन थे उनके 2 बेटे सरकारी सेवा में थे। जो बेस्ट पोस्टिंग पॉसिबल थी वो उनको हम दिलवाते थे। हम ये सोचते थे शायद ये सब करके हम उनका विश्वास जीत लेंगे। तो ऐसा देखिए, लड़ाई अपनी शर्तों पर लड़ी जाती है। अगर आप या तो आप ये मत मानिए कि हम लड़ रहे हैं, आप फिर जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि आप इतनी प्राउड डेमोक्रेसी हो जाइए कि आपके देश का हिस्सा धर्म के आधार पर आपसे अलग होना चाहे तो उसे इजाज़त दे दीजिए, ले फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। फिर भारत में किन किन हिस्सों में क्या क्या होगा ये आप सोच लीजिए। तो जाहिर है उसके लिए हम तैयार नहीं थे। हम हाफ हार्टेड लड़ाई लड़ते थे और उसमें फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती थी। कभी लगता था 10-15 दिन लड़ हो जाता था, फिर स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती थी, फिर मिलिटेंट अंदर आ करके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस जब रिटेलिएट करती थी तो स्वाभाविक था कि उसमें कोलेट्रल डैमेज होता था, बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते थे जो निर्दोष होते थे। तो अब ये पिछले 1.5-2 सालों से कम आपको ये सारी चीज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन जो मैं देख रहा हूँ, जो उस समय से मैं अब तुलना करता हूँ, देखिए
जो भी इस तरह के सिविल अनरेस्ट जो होते हैं, सिविल जो मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी है, उसमें लोकल कम्युनिटी सबसे अच्छा मुकाबला उनका कर सकती है। सिविल इंसर्जेंसीज होती हैं जहाँ नागरिक जहाँ पर हथियारबंद हो करके और राज्य के खिलाफ लड़ते हैं, वहाँ सबसे अच्छी लड़ाई उनसे लोकल कम्युनिटी करती है। 93-94 का देख के मुझे बड़ा अफसोस होता था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी, जिसे हरावल दस्ते में होना चाहिए था, जिसे आगे बढ़ के लड़ना चाहिए था, वो बड़े डिमोरलाइज्ड संस्था की तरह उस समय दिखाई देती थी। ज़्यादातर की हिम्मत पस्त हो चुकी थी, लोगों ने लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई थी। उनमें बहुत सारे मिले हुए थे हमारे दुश्मनों के साथ। छोटा ही तबका था, लेकिन वो भी एक साइजेबल तबका था जो पुलिस में नहीं होना चाहिए था। पर वो धीरे धीरे देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने को लड़ने के लिए तैयार किया। और आज आप देखेंगे, मैं 2001 में, मुझे याद है, मैं आखिरी बार गया था हेडक्वार्टर पर, मैं आईजी था बीएसएफ का, और वहाँ बैठ करके मैंने जब तुलना की तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अचीवमेंट थे वो फौज, बीएसएफ, सीआरपी, इन सब के मिले जुले अचीवमेंट से ज़्यादा थे। आज भी जब मैं पढ़ता हूँ अखबार, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ज़्यादातर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। फौज या सीआरपी उनको केवल मदद कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास देखिए लोकल इंटेलिजेंस सबसे अच्छी उनके पास आती है। और सबसे वो इलाके में जो कांस्टेबल घूमता है वो एक एक आदमी को पहचानता है। जो वहाँ का थानेदार होता है उसको अपने इलाके में कौन मिलिटेंट है, कौन अपराधी है, कौन भला है, कौन मदद करेगा, कौन विरोध करेगा, सबका आइडिया होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी लड़ रही है, और जाहिर है कि अब सीआरपी, आर्मी, ये सब उनकी मदद कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति, मेरा अपना आकलन है कि बहुत अच्छी हो गई। मैं आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले वहां पे कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है। क्या एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, बीएसएफ के एक अधिकारी होने के नाते, क्या पॉलिटिकल अप्रोच भी ये कोई मायने रखता है कि आप आतंकवादियों से या देश के दुश्मनों से कैसा लड़ते हैं, और आपका अनुभव कैसा था उसमें? पॉलिटिकल लीडरशिप का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैंने पहले ही जैसे आपसे अर्ज किया कि भाई आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई को लड़ाई की शर्तों से के आधार पर लड़ा जाता है। ये नहीं हो सकता कि लड़ाई में आप 2 कदम आगे जाएं, 2 कदम पीछे आएँ। और लड़ाई का एक बुनियादी उसूल है कि आप जो फौज में की सिखलाई है कि दुश्मन को आपको बर्बाद करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की अपनी मजबूरी थी, लोकल लीडरशिप थी, वो इन्हीं लोगों की मदद से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चलाते थे। इन्हीं लोगों से मेरा मतलब जो हथियार जिन लोगों ने उठा रखे थे, अपने विरोधियों को भी दबाते थे, चुनाव में भी उनका इस्तेमाल करते थे। तो एक बार जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई और जेके पुलिस को पूरा काम करने का मौका मिला, उनकी मदद के लिए फ़ौज और सीआरपी खड़ी हुई, तो उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। आपका संगठन बीएसएफ जो है सीमा पे भी बहुत तैनाती के साथ रहता है। उस समय जो है, या अभी भी जो कहा जा रहा है, कश्मीर में जो कुछ भी अनरेस्ट है उसका बहुत कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अपने उकसावे वाले कार्रवाई के कारण है। उस समय आपके पास क्या कुछ एविडेंस डायरेक्ट मिलते थे जिसमें लगे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है? खूब मिलते थे। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस तलाशने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। जो हथियार मिलते थे, राइफलें थी, हथगोले थे, दूसरे शेल थे, सब पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बने हुए थे। उन पर चीनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की मोहर थी। तो और प्लस जो पकड़े जाते थे उनका इंट्रोगेशन होता था। वो तो एविडेंस की कमी नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उस समय दुनिया में जिस तरह की स्थितियाँ थीं, उसमें पश्चिम ख़ास तौर से अमेरिका और उसके एलाइज, वो इसको स्वीकार नहीं करते थे। पाकिस्तान उनके लिए एक बड़ी रणनीतिक ज़रूरत थी ना, जियो स्ट्रेटेजिक ज़रूरत थी। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था। आज जब पाकिस्तान का वो रोल ख़त्म हो गया तो अब उसी एविडेंस को अमेरिका मानने लगा है। उस समय हम लोगों ने, मुझे अभी तक याद है कि हमने एक बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का जो इनसे जब्त हो रहे थे वो रख रखा था। और अमेरिकन कुछ पत्रकार आए, शायद दूतावास का भी कोई था, उसे दिखाते रहे। मैं उनका चेहरा देख रहा था कि वो किसी तरह से इम्प्रेस ही नहीं हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सारे हथियार हम लोगों ने अपने ही कहीं से ला के रख दिए, उन्हें दिखा रहे हैं। तो अगर कोई मानने को तैयार ना हो तो आप कैसे उससे बनवाएंगे? लेकिन आज वो अमेरिका और पश्चिम मान रहा है। FATF में आखिर हिंदुस्तान के लगातार प्रयास से ही पाकिस्तान गया और बड़ी मुश्किल से छूट पाया है। अब अभी भी ISI या पाकिस्तान आर्मी प्रयास कर रही हूँ, लेकिन अब शायद उतने एग्रेसिवली नहीं कर रही। इसीलिए घुसपैठ भी कम हुई है, इसीलिए घटनाएं भी कम हुई हैं। तो शायद ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो भारतीय कूटनीति का एक तरह से परिणाम है,
उसका ये नतीजा दिखाई दे रहा है। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, कश्मीर को लेकर एक अलग से बदलाव की नीति लाई जाती है। जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी बात मानकर मोदी एक अलग ऑपरेशन चलाते हैं। वो और 2019 के बाद जब चुनाव होता है और फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं और पहला काम वो ये 370 हटाने का करते हैं। क्या आपको लगता है कश्मीर में शांति का ये सबसे बड़ा कदम था? देखिए, 370 मेरा अपना व्यक्तिगत हमेशा से मानना रहा है कि 370 का कोई मतलब नहीं था। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कश्मीर को आप अपने साथ रखना चाहते हैं या कश्मीर को नहीं रखना चाहते। बड़ा दो टूक फैसला करना है। तो 370 की कोई, हालांकि 370 इतना डाइल्यूट हो गया था कि अब जब हटाया गया तो उस स्केल्टन उसका बचा था। बाकी तो धीरे धीरे ख़त्म, अलग अलग सरकारों ने उसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था, लेकिन सिंबॉलिकली भी उसे हटना चाहिए था, जो अब हटा है। तो इसका असर भी दिख रहा है। आप देखिए जिस तरह से टूरिज़्म बढ़ रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और कश्मीरी पूरे, हालांकि कश्मीरी तो पहले पूरे देश भर में अपना सामान बेचते हुए दिखते थे, गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक हर जगह आप पाते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई। अब हमें भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। देखिए, कश्मीरी बच्चे आते हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में। अभी कहीं पर वो आज खाने पीने के नाम पर उनकी पिटाई कर दी गई। तो हमें भी ये अपना एक बड़ा कलेजा दिखाना पड़ेगा कि हमारे भाई हैं ये। और ठीक है, वो उनके खाने पीने की आदतें अलग हो सकती हैं, उनके कुछ बहुत इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो बड़ा सिंपैथेटिकली, बड़ी सहानुभूति के साथ उन्हें हमें डील करना पड़ेगा और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि उनको ये एहसास हो कि भारत में वो सेकेंड रेट सिटीजन नहीं बल्कि फर्स्ट रेट सिटीजन है। उनका पहला उनका हक है, ये उन्हें हमें एहसास कराना होगा। लेकिन आप देखेंगे इधर कुछ दिनों से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कश्मीरी बच्चे यहाँ आके दिल्ली में आराम से काम कर रहे हैं। जो पहले घटनाएं हुई थी, लेकिन अब उस तरह की घटनाएं अब नहीं हो रही हैं। इसका एक मैं ये भी कारण बताता हूँ कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। लोगों ने मान लिया कि भारत की में हम एक पूर्ण नागरिक के तौर पर अब शामिल हुए हैं। क्या इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ आप भी देखते हैं? देखिए, अगर ऐसी भावना है तो अच्छी बात है, लेकिन छुटपुट होता है ना। देखिए, अभी गुजरात में, अब मैं भूल रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिन पहले पढ़ा मैंने किसी कॉलेज में खाने पीने को लेकर के। अब जाहिर है कि वो ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन होंगे कश्मीरी, इसमें कोई वो नहीं। गुजराती बहुत सारे वेजिटेरियन हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और दिल्ली में आप सही कह रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहा हूँ बड़ी तादाद, पहले से ज़्यादा मुझे कश्मीरी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आज सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट निकला तो मैंने बड़े गौर से उसकी लिस्ट पढ़नी शुरू की, तो उसमें मुझे कई कश्मीरी नाम दिखाई दे रहे, कश्मीरी मुसलमानों के नाम। तो अच्छी बात है, ये तो हमें करना ही चाहिए। मतलब उनको जल्दी से जल्दी हमें अपनी मुख्य धारा में एसिमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बाद जो कश्मीर के जो 5 जो नुमाइंदे चुने जाएंगे, उनका सरकार में निश्चित रूप से कोई भागीदारी भी होगी। तो मुझे लगता है इसके बाद जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है देने की बात मोदी जी ने की भी है। तो हम ये मान सकते हैं कि कश्मीर में कोई स्थायी समाधान हमें मिल गया है और लोकतंत्र में कश्मीर पूरी तरह से सहभागी बन रहा है। देखिए, हमारी तरफ से तो हो ही गया है, और जो आप कह रहे हैं अच्छी बात है। ये 5 MP चुन के आएंगे, उनमें से कोई ना कोई सरकार में भी शरीक किया जाए। लेह में एक बीजेपी का MP था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि उसे क्यों नहीं सरकार में रखा हो। कोई पार्टी के अपने कारण रहे होंगे तो रखें, लेकिन हमें जब तक पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। आप इतना मान लीजिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे सीमा पर, तो प्रॉब्लम चलेगी। तो अब ये अच्छा मौका आ रहा है, जो इस समय पाकिस्तान में सरकार है और जो फौजी नेतृत्व है, दोनों भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। देखिए, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं LOC जो है उसी को सीमा पर, मतलब ओपनली अभी नहीं कह सकते। अब मोदी जी चूँकि एक बड़े देश के नेता होंगे और जाहिर है कि तीसरा टर्म उनको मिल ही जाएगा, ये इसकी पूरी संभावना है। तो अब कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो, व्यापार शुरू हो, वीज़ा रिजीम रिलैक्स हो। आप सोचिए कि सख्ती करने की वजह से वीज़ा के कितना हमें नुकसान हो रहा है। जो पब्लिक टू पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होता था वो ख़त्म हो गया है, हमारा मेडिकल टूरिज़्म उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये सब अब मोदी जी थोड़ा भी इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है कि ये आदर्श स्थितियाँ हैं। पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की सरकार है और जो फौजी नेतृत्व है, दोनों इस समय इस बात के लिए सहमत है कि भारत के साथ व्यापार शुरू किया जाए। तो अब हमें करना चाहिए। तो ये थे पूर्व IPS अधिकारी विभूति नारायण राय जी, जो कश्मीर में तैनात थे, वहाँ की हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे
और अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो देश में एक अच्छा माहौल बन रहा है, कश्मीरियों के प्रति लगाव भी बढ़ रहा है, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में एक अस्थायी समाधान हमारे को मिल गया है। हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि हमें पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी तरह से वार्ता में शामिल करके एक अस्थायी कोई समझौता या कोई समाधान करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आप इलेक्शन मंत्रा देखना ना भूलें और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना भी जारी रखें। नमस्कार, जय हिंद।